मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करें सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए है। इसमें हम सीडीपी और एसएसटी यानी सोशल साइंस की बात करेंगे। इसमें टोटल 24 सेट हम आप लोग को देंगे और 2400 सेट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये पेपर जो है ये 22-23 का है और एग्जाम इसका गया हुआ था। एग्जाम हेल्ड ऑन 2 फरवरी 2023 को हुआ था। 2 फरवरी 2023 को सामाजिक अध्ययन आप देख रहे हैं, सीटेट पेपर 2 है। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण विधि का भाग 1 होगा। तो 30 क्वेश्चन हम लोग सीडीपी देखेंगे और 60 क्वेश्चन हम लोग एसएसटी देखेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए क्या है लैंग्वेज पेपर हम आप लोग को अलग से वीडियो देंगे। आते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमीरा के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमीरा खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को डैश कहा जाता है। तो स्नेहा की क्या हुआ, कद में बदलाव हो गया है। तो कद में बदलाव होने के कारण वो जो अलमीरा पर नहीं पहुंच पाती थी, अब उसका हाथ जो है अलमीरा के हैंडल तक पहुंच जाता है। यानी इसमें ग्रोथ हुआ, यानी वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि हुआ। देखिएगा, ग्रोथ का अर्थ होता है शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन जिसे कहते हैं। जैसे कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब शारीरिक परिवर्तन है। तो स्नेहा की लंबाई बढ़ना एक शारीरिक बदलाव है, इसलिए इसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता। ये गलत है, बिल्कुल गलत। गर्भधारण के समय यह निश्चित नहीं हो सकता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतः क्रियाओं के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। दर विकास की दर को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही की जा सकती है, क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। देखिएगा, कभी भी इसकी भविष्यवाणी तो की ही नहीं जा सकती, तो यह बिल्कुल गलत है। और ये यहाँ भी भविष्यवाणी की बात की, तो ये दोनों गलत हो गया, सी और डी। तो बचा कौन सा आपका, ऑप्शन बी। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवांशिक और पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रत्येक बच्चों के विकास के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इम्पोर्टेंस है। हर बच्चों को सीखने और बढ़ने की रफ्तार अलग अलग होता है, उनकी क्षमता अपनी अलग होती है। इसलिए किसी भी बच्चों के बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। और ये दोनों चीज़ें, अनुवांशिक और पर्यावरण, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3, माध्यमिक स्कूल में बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्यों, देखिएगा, शुरुआती में जो है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय परिवार की भूमिका जो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद बच्चा जैसे ही स्कूल जाने लगता है, बच्चा माध्यमिक स्कूलों में पहुंचता है, तो उसके जीवन में दोस्तों और स्कूल मीडिया का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उस समय परिवार का कम और अपने दोस्तों का, स्कूल का, मीडिया का इफेक्टेड ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए, जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उसके द्वारा दिया गया विचार है, जो कि बच्चे सक्रिय प्राणी है। बच्चे सक्रिय प्राणी है। तर्क आर, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। तो सही उत्तर चुनना है आपको, इनमें से सही आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उसके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। बच्चे तो एकदम सक्रिय प्राणी है, वो एक्टिव लर्नर है। बट ये आलोचना है, तो ये आलोचना नहीं है, ये बच्चे के अंदर की क्वालिटी है। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से नहीं वो ग्रहण करते हैं, वो पैसिव रूप में नहीं, एक्टिव रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चा एक्टिव लर्नर कहलाता है। इसलिए यहाँ आपका ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, न कि पैसिव लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी यानी गतिविधि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिविधि। पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ भौतिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी और खोजबीन करके सीखता है। बच्चा अपने आसपास अपने समाज से क्या करता है? खोजबीन करके सीखता है। इसलिए बच्चा क्या होता है? हमेशा एक्टिव लर्नर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? कौन से युग्म का मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क होता है। संवेदी चालक अवस्था जो है ये 0 से 2 वर्ष तक होता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा यहाँ होता है। इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि अगर कोई चीज उसकी आंखों के सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व है। इसे वस्तु का अस्थायित्व कहते हैं। अगर कोई चीज बच्चा एक बार देख लिया तो उसका मतलब उस बच्चे के सामने उसकी आकृति बन जाती है और वस्तु अस्थायित्व की स्थिति बन जाती है। तो कौन सा मिलान सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच तक विकेंद्रित। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चा प्रतीक का उपयोग करना सीखता है लेकिन उसमें संरक्षण का अभाव होता है। बच्चा प्रतीक समझता है पर संरक्षण का अभाव होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु अस्थायित्व तथा जीववादी सोच, वस्तु अस्थायित्व तथा जीववादी सोच। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होता है। 7 से 11 वर्ष का। इसमें बच्चा तर्क करना शुरू करता है और संरक्षण व वर्गीकरण सीखता है। इसमें संरक्षण और वर्गीकरण सीखता है बच्चा। नेक्स्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें अमूर्त सोच को दे रहा है जो ये गलत है। इसमें 11 साल से ऊपर का जो भी बच्चा आएगा वो हो जाएगा इसमें। यहाँ बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और परिकल्पना तर्क करना सीखता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और परिकल्पना तर्क करना सीख जाता है। बट यहाँ क्या करा? अमूर्त सोच की बात करा, तो ये भी आपका गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में आता है? तो ये कोहल वर्ग की नैतिक विकास की प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी में आता है। प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी यानी उत्तर पारंपरिक नैतिकता। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उत्तर पारंपरिक यानी प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी पर व्यक्ति यह समझने लगता है कि कानून और नियम समाज के कल्याण के लिए होता है, न कि व्यक्ति के नियम के लिए, न कि व्यक्ति के नियम के लिए। इसमें यह बात बच्चा समझने लगता है कि कानून और नियम जो है वो समाज के कल्याण के लिए है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है ले वाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को पार प्रदान करना चाहिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, पार प्रदान करना चाहिए, बच्चों को पार प्रदान करना चाहिए। या ढांचा, पार के ढांचा भी आप कह सकते हैं। स्कैफ फोल्डिंग इंग्लिश में इसे कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चर थ्योरी में पार या ढांचा एक महत्वपूर्ण माना गया है। इसे पार प्रदान करने का अर्थ है बच्चों को अस्थायी रूप से सहायता देना। जैसे आप मान लीजिए सिंपल सा में कि आप जैसे एग्जाम दे रहे हैं और आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या आ गई तो उसमें हिंट की आपको ज़रूरत है कि कुछ अगर हिंट मिल जाता तो आप उस क्वेश्चन को लिख पाते। तो बस वही है कि आपसे जो ज़्यादा जानकार है उससे आप अपनी समस्याओं का हल करा लेना, कुछ प्रश्न पूछ लेना जिससे आपको अस्थायी रूप से आपकी मदद मिल जाए। तो सही होगा पार प्रदान करना यानी स्कैफ फोल्डिंग, जिसे ढांचा भी अगर लिखा हो पार की जगह ढांचा तो भी दोनों एक ही बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें
तो शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। निष्क्रिय तो कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ जब भी होगा सक्रिय होगा, ठीक है। एक्टिव लर्नर होगा, न कि पैसिव। निष्क्रिय मतलब पैसिव होता है। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्णय करता है। निर्णय की जगह निर्माण हो सकता है, निर्णय या निर्माण भी लिखा है, निर्माण, ठीक है, निर्माण करता है। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन, प्रगतिशील कक्षा में बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण खुद करता है, यानी स्वयं करता है, यानी वो एक्टिव लर्नर होता है। देखिएगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इसकी अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी ने। उनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा को केंद्र में रखा जाता है, यानी बच्चा को ही केंद्र में रखा जाता है डीवी के अनुसार, क्योंकि बच्चा ही यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों के अनुसार ही सारे कार्य किए जाते हैं, यानी पढ़ाने का जो तरीका होगा बच्चों के अकॉर्डिंग ही होगा। सक्रिय भागीदारी बच्चों का होता है। रटने के बजाय समझने पर आधारित शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों को रटने के लिए नहीं कहा जाता, समझने पर आधारित शिक्षा दी जाती है। करके सिखाया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखिए, किसी काम को उसको कीजिए और फिर देन सीखने के लिए कहा जाता है। सामाजिक और लोकतांत्रिक वातावरण, इसमें बच्चों ग्रुप या समूह बनाकर सीखते हैं। बच्चे जो है ग्रुप बनाकर भी सीखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कथन ए है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड लेवल का उपयोग करना चाहिए क्या? कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा, आप किसी का आईक्यू लेवल को एकदम एक ही तरीके से नहीं माप सकते, क्योंकि हर किसी में सोचने की क्षमता, हर किसी की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता की भविष्यवाणी कर सकती है। मानकीकृत तो हमेशा नेगेटिव वर्ड रहता है, तो इस तो काम करना ही नहीं चाहिए। स्टैंडर्डाइज जो है आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा कहता है कि हर बच्चा अलग अलग है, इसलिए उन्हें केवल एक ही पैमाना यानी आईक्यू से मापा नहीं जा सकता है। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट अक्सर बच्चों की रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि को अनदेखा कर देता है। यानी बच्चे के अंदर अगर और भी कोई क्वालिटी है, जैसे कुछ बच्चा पढ़ने में तेज होता है, कुछ बच्चा खेलने के लिए हो सकता है, तो उस बच्चे को खेलने के लिए, या कुछ बच्चा सिंगिंग में हो सकता है, कोई डांसिंग में हो सकता है, तो हर बच्चों की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो आईक्यू आप टेस्ट लेकर के उन बच्चों की जो है इच्छाओं को, उन बच्चों की जो आईक्यू है, उन बच्चों की जो सही से बच्चा जिस चीज़ में ग्रोथ कर सकता है, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है। तो ए भी गलत हो गया, आर भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर, मधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो उनमें सबसे अधिक मात्रा में संगीतमय बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? संगीतमय बुद्धि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, जब आदमी ताल, लय, स्वर गाता है तो वो तो सॉन्ग में ही होता है, तो यानी संगीत होगा उसके अंदर, संगीतमय बुद्धि। देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार दिए? 8 प्रकार के। पहला भाषाई बुद्धि होता है, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि होगा, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि यानी बॉडी काइनेस्थेटिक्स इंटेलिजेंस, संगीतमय बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और प्राकृतिकवादी बुद्धि यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये 8 बुद्धि हर किसी इंसान के अंदर थोड़ी बहुत होती है। किसी इंसान के अंदर जो बुद्धि ज़्यादा होती है वो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। अधिगम को क्या बनाती है? सुसाध्य बनाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार भाषा केवल विचार व्यक्त करने
का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सीखने का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चे जब दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो भाषा उनके संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसलिए भाषा जो है काफ़ी ज़रूरी है। भाषा सिर्फ विचार व्यक्त करने के लिए नहीं है, भाषा सीखने के लिए भी एक प्रक्रिया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 क्वेश्चन है, समाज में संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब है समाज की संस्कृति पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक अनुवांशिक कारकों से तय होता है। जेंडर न तो जैविक है और न ही सामाजिक है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, सेक्स की बात करें यानी जो होता है जो जैविक होगा, ठीक है, जिसे बायोलॉजिकल संरचना है जो जन्म से तय होकर आता है, ठीक है। ये सेक्स जो बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल है, तो ये जन्म के साथ तय होता है। जेंडर ये समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जेंडर क्या है? समाज के द्वारा बनाया गया है। तो सही उत्तर होगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जेंडर समाज के द्वारा बनाया, सामाजिक है, और सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल है, यानी कि ये जन्म से ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन। आकलन जो है हमेशा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। बी नंबर, आकलन से सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। तो देखिएगा, आकलन से हमेशा सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आकलन के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम का आकलन, ये तीनों शामिल है। तो आकलन हमेशा सीखने के लिए एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों का विकास सभी पक्षों पर होना चाहिए, ठीक है, सभी पक्ष पर होना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, और योगात्मक मूल्यांकन यह केवल अंत में होता है। जैसे कि अगर आप देख ले तो बच्चा जैसे साल के अंत में एक बार वार्षिक परीक्षा हुआ तो वो कितना पढ़ा उसके आधार पर आपने उसको एक नंबर दे दिया। तो इसलिए बच्चों के अंदर योगात्मक नहीं होना चाहिए। योगात्मक का मतलब होता है एक बार वार्षिक मूल्यांकन, और रचनात्मक का मतलब होता है यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो जब बच्चा, जैसे आप क्लासरूम में है तो आपने कुछ पढ़ाया, तो बच्चा उसमें कुछ ने सीखा या नहीं सीखा तो आप उस पर ध्यान दिए, तो उस तरह से हो गया रचनात्मक। इस चीज पे रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूल पर केंद्रित है। समावेशन के सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। तो सही उत्तर होगा समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूल पर केंद्रित है। ये गलत बात है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, तो ये गलत है। समावेशन का मतलब क्या होता है? एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाए। बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसको जो है उस तरह से उसको शिक्षा देनी चाहिए कि उसके पढ़ने के में बच्चा भी अच्छा कर सके। मान लीजिए जिसकी रुचि नहीं है तो उनके अंदर
उस तरह का इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो समावेशन का मतलब ही है उसके अंदर बच्चों के अकॉर्डिंग क्लास को चलाना, यानी कि फ्लेक्सिबल क्लासरूम होना चाहिए। और ये पूछ रहा है नहीं, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए, विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की ज़रूरतों का समायोजन होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको चुनना है। देखिएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आपका ए भी सही है और आर भी सही है। तो दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। विद्यार्थी कक्षा में शिक्षकों को यथाचित स्वयं यानी कि बच्चों को खुद ही इस तरह का परिवेश देना चाहिए। बच्चों को पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली में लचीला बनाना चाहिए, एकदम बिल्कुल लचीला फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे बच्चा बेहतर सीख सके, टीचर के साथ उनका अच्छा संबंध हो सके, संपर्क हो सके, जिससे कुछ भी पूछने में बच्चों में कोई भी हेजिटेशन न हो। बच्चा बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की ज़रूरतों का समायोजन होता है। तो यहाँ से दोनों सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों की गतिशीलता में मदद करेगी? गतिशीलता में मदद करेगी, सही उत्तर हो जाएगा आपका छड़ी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है? जो दृष्टिबाधिता के लिए प्रभावी नहीं पूछ रहा। कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हर कदम अलग बिठाना, हर दम अलग बिठाना, हर दम जो है हमेशा उसे अलग बैठाना। तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये प्रभावी नहीं है। विद्यार्थियों का पृथक्करण यानी उसको अलग कर का ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बैठाना, ये गलत है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर, रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता क्या है? रचनात्मक कुछ ऐसे बनाने या खोजने की क्षमता है जो मौलिक होता है। रचनात्मकता समस्याओं को मूल और भिन्न समाधानों को पहचानने की क्षमता से संबंधित है, पहचानने की क्षमता से संबंधित है। तो रचनात्मक कुछ ऐसे बनने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। तरकार, अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कथन ए और कथन आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जब छात्र खुद से कुछ करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो शिक्षकों की मदद लेंगे, जिस तरह से शिक्षक पार प्रदान करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जो क्योंकि कभी भी क्लासरूम जो होना चाहिए वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी शिक्षार्थी पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अधिगम जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? कौन सा क्रम होना चाहिए? तो सही उत्तर होगा
अज्ञात से ज्ञात की ओर, उच्च क्रम से निम्न क्रम, अमूर्त से मूर्त, सरल से जटिल की ओर। यानी बच्चों को जब सिखाया जाता है तो देखते हैं सरल, यानी थोड़ा सा छोटा छोटे वर्ड देकर ही बच्चे को बड़े बड़े स्पेलिंग में बच्चे चले आते हैं। तो सरल से जटिलता की ओर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सरल से जटिल विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता में विश्वास जगाने के लिए शिक्षक को पहले उन्हें सरल अवधारणाओं से और धीरे धीरे उन्हें जो है प्रभावी यानी कि जटिलता की ओर ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना डैश होना चाहिए। सीखना क्या होना चाहिए? तो सीखना जो है वो अनुभवात्मक होना चाहिए। अनुभवात्मक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुरूपी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अभिसारी सोच, कलन विधि। तो सही उत्तर आपका होगा अनुरूपी सोच और कलन विधि। 1 और 4, 1 और 4 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 27 नंबर है। 27 क्वेश्चन कह रहा है आपको कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना, खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधान कर्ताओं बनाने के लिए प्रेरित करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाने में मदद करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, महारत उन्मुखी शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? महारत उन्मुखी शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? इनको कहते हैं महारत उन्मुखी का विफलता का कम डर और क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पुरस्कार देकर नहीं, उनको आंतरिक रूप से करना। ये तो बाहरी हो गया, ये तो दिखावा होगा, तो पहला नहीं होगा। सजा देकर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, निष्क्रिय कभी हो ही नहीं सकता, पैसिव नहीं कभी होगा, ठीक है। जब भी होगा सक्रिय यानी एक्टिव होगा। सीखने की खुशी पैदा करके। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जब बच्चा कुछ सीखता है तो उसमें एक ऐसा इंटरेस्ट जगाना होगा, सीखने की खुशी पैदा करके। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता जो है वो क्या है? अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है। क्षमता क्या है? वो वृद्धिशील है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोगों ने यहाँ देख लिया पूरा 30 क्वेश्चन देखा। अब हम लोग भाग 2 पे आ गए। भाग 2 यानी सोशल साइंस एसएसटी की बात करेंगे हम लोग। तो 31 से मेरा एसएसटी शुरू होगा। जो लोग चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर भी कर दे। सब्सक्राइब इसलिए कर लिए कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता के लिए। आइएगा 31 नंबर पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? तो वो है मेहरगढ़। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले। नवपाषाण युग लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से 3300 ईस्वी पूर्व की बात है। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। वर्तमान में यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कॉलम का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। एक तरफ जो है यहाँ कॉलम 1 में राइटर का नाम है और दूसरे तरफ उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। तो नाइजल वार्डेन का होगा द चेन्स दैट बाइंड्स अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप यानी 1 का 3 नंबर। के एस सिंह का होगा बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट यानी कि बी का 4 नंबर होगा। कोहेन क्लार्क एवं हासवेल का होगा द इकोनॉमी ऑफ
subsistence agriculture, the economic of subsistence agriculture, सी का 1 नंबर। वेरियर एल्विन एवं शामराव हिवाले, इसका होगा सॉन्ग्स ऑफ द माइकल, सॉन्ग्स ऑफ द माइकल 2 नंबर। यानी कि आपका 3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में मिला? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से उस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लोह-अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। कौन किया था? तो ये किए थे चार्ल्स वेल्ड ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1904 की ये बात है। कब की बात है? 1904 में चार्ल्स वेल्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हस्त बिहिसत की सही व्याख्या है? इसकी सही व्याख्या है तो ये हो जाएगा एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक प्रकार की तल योजना है जिसमें 8 कमरों से घिरा एक केंद्रीय कक्ष होता है। इस शब्द का प्रयोग फारसी साहित्य में एक रूपक छवि के रूप में किया गया था और बाद में भारतीय कवि अमीर खुसरो द्वारा कविता में विशेष रूप से इसका उपयोग किया गया था। 35 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कलाक्रमनुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है? कालक्रम के अनुसार सही ढंग से व्यवस्थित है जहां भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है तो वो सही हो जाएगा चीन, कोरिया और जापान। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, महायान एवं हीनयान में विभाजित हुआ। महायान को मानने वाले जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। महायान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्की में फैला। हीनयान मगध और श्रीलंका में ही रहा। इसके बाद 8वीं शताब्दी में प्रचलन में आया जिसका नाम वज्रयान था। यानी बौद्ध धर्म का एक और नया भाग आया, एक और नया भागों में बटा जिसका था वज्रयान। ये 8वीं शताब्दी में यह प्रचलित हुआ। यह बिहार और बंगाल में काफी प्रचलित हुआ। बिहार और बंगाल में वज्रयान। 36 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन ए और आर को पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथानिएल हालहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। कारण आर, वे प्राच्यवादी थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची बी दिया, ए और बी दिया। एक तरफ जो भूमि दान दे दिया था उसके बारे में कहा गया और किससे दान दिया था वो कहा गया। तो ये थोड़ा सा हम इसको छोटा कर ले और ऊपर की तरफ चले। 37 नंबर ये मेरा क्वेश्चन है। आइए 37 क्वेश्चन है। तो पलीचंदम का मतलब क्या होता है? ये जो होता है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो पहला ए का 1 नंबर सही है। साल भोग मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, हो गया। देवदान का मतलब है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। वेलन वगाई का मतलब है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि। सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ऑप्शन 2। इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1 3 4 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 38 नंबर, मध्य भारत में वेबर से क्या तात्पर्य है? मध्य भारत में वेबर से तात्पर्य
झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुधारक में मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था? विधवा विवाह के संदर्भ में एक संगठन बनाया था, ये थे वीरेशलिंगम पंतुल, वीरेशलिंगम पंतुलू थे, पंतुलू। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, यह कथन ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम, मनुष्य यानु, एक जाति एक धर्म, मानव जाति के लिए एक ईश्वर किसके द्वारा दिया गया? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया श्री नारायण गुरु के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहीं एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और उन्होंने जातिगत विभिन्नताएं के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़े और सही विकल्प को चुने। कथन ए, भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो ए और आर दोनों सही होगा और आर सही व्याख्या करता है ए की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उस पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया? सही उत्तर होगा राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्ली मनूर ग्राम में अप्रैल 1848 ईस्वी में हुआ था। रवि वर्मा ने चित्रकला की शिक्षा थियोडोर जेन्स नामक यूरोपीय चित्रकार से प्राप्त की थी, जिन्होंने तैल चित्रण विधि में भारत के पौराणिक विषयों से संबंधित चित्र बनाए थे। रवि राजा वर्मा ने ही तैल चित्रण विधि में भारत के पौराणिक विषय से संबंधित चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, 43 क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कॉलम का मिलान और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए और कॉलम बी को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, इससे क्या होगा पूरा आप एक बार देख सकते हैं। आइए 43, अमृत बाजार पत्रिका, ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, हो जाएगा। इंडियन मिरर का हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, इंडियन मिरर 3 नंबर। मिरात उल अखबार का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, पहला का 1 नंबर। इस सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर, 4321, बी इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सही उत्तर आपका हो जाएगा बाडुंग में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्यों का गठन, योजना आयोग की स्थापना, पहला आम चुनाव। सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले 3 नंबर होगा, यानी योजना आयोग की स्थापना। उसके बाद आपका हो जाएगा पहला आम चुनाव, 3 4 1 नंबर 2 नंबर, फिर आपका हो जाएगा भाषाई 3 नंबर और फिर आपका 4 नंबर। तो 3 4 2 1, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
कथन ए और कथन बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं? कथन ए, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। कथन बी, कर्क, विषुवत और मगर तीनों रेखाएं जिसे होकर गुजरती है वो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार 46 है। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने के समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय भोपाल के समीप 77 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर और गंगटोक के समीप 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो खुलने का स्थानीय समय इनका क्या होगा? तो इनका स्थानीय समय होगा 8:39 पूर्वाह्न और 9:24 पूर्वाह्न क्रमशः। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर सस्कैचवान 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? यदि शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दे तो सही उत्तर होगा आधा दिन अर्जित करेंगे, 12 घंटे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ाइए और तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर को पढ़ाइए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कथन बी, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर पर सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। कारण आर, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है मेरा। सूची 1 और 2 दिया गया। तो एक तरफ घास के स्थल है और दूसरी तरफ अवस्थित है। कौन सा घास का स्थल कहाँ अवस्थित है? तो आइए हम लोग जरा देख ले। तो कंपोस्ट जो है ये कहाँ है? तो कंपोस्ट घास का स्थल मेरा ब्राजीलियन उच्च भूमि में है। ब्राजीलियन उच्च भूमि यानी ब्राजील में हो जाएगा। पैम्पास का कहाँ है? तो पंपास जो होगा अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में, यानी 3 नंबर। डार, ये डार जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यानी 1 नंबर। और लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जाता है यानी 2 नंबर। इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 9332 किलोमीटर है। 9332 किलोमीटर। यह रेल मार्ग एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक नगर से यूरोपीय भाग में स्थित रूस की राजधानी मॉस्को से होकर सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह तक गया हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल संसाधन के बारे में, पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है
पर घटाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। अलवण जल, अलवण जल केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है, ये भी गलत है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 3 सही है, कहाँ है? तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? आदर्श क्यों आदर्श बनाता है? हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल को क्यों आदर्श बनाता है या माना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बादलों से मुक्त होना, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, विभिन्न प्रकार की गैस से मुक्त होना। तो सही उत्तर होगा आपका ए और बी, बादलों से मुक्त होना और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ए और बी सही, कहा? तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यह अल्प शुष्क मौसम होता है। तो सही उत्तर आपका जो है ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए, तो पहला सही है। और ये गर्म क्षेत्र होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, बी भी सही है, ए और बी सही है। ए बी कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 क्वेश्चन कह रहा मेरा निम्नलिखित में कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरों क्षेत्रों की ओर जाते हैं? रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में, बेहतर आवास की तलाश में। तो रोजगार तो सही होगा, शिक्षा भी सही है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी सही है। आवास तो गांव में ही सही होता है। ए बी सी, ए बी सी कहाँ मिल रहा है? ए बी और सी, ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 56 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए कथन ए और आर को पढ़े तो सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, औद्योगिकरण अवसर नगरों और शहरों को विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। कारण आर, उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं, सभी से आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर जो है नहीं करता। ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन कर रहा है मल्लव बनाने में पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि इससे मृदा यानी मिट्टी की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। मिट्टी की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में काफी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचाने जो विविधता को दर्शाते हैं। जो किसको दर्शाते हैं? विविधता को दर्शाते हैं। देखिएगा, रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है, मेखला पहनना पसंद करती है। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम कर रहा है। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। रवि अपनी बहन से मिलने उसके साथ बिताने तीज के समय अपने गृहनगर जाता है। तो इसमें से पूछा सामाजिक संस्कृति कौन सा? तो राजू कई पीढ़ी सफाई कर, ये तो एक काम है, ये सामाजिक संस्कृति से रिलेटेड नहीं है, तो ये बात तो नहीं हो सकता है। तो 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 1, 3, 4 कहाँ है? तो ऑप्शन सी, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर खबर लहरिया एक परीक्षक समाचार पत्र उदाहरण है, एक पक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है। सही उत्तर होगा स्थानीय संचार माध्यम का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो सही विकल्प कहानी के सभी पक्षों का वर्णन, निष्पक्षता, सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाला, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त। तो सही उत्तर होगा आपका 1,
2 और 4, 1 2 और 4। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 61 भारतीय धननिरपेक्षता और अमेरिकी धननिरपेक्षता का अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में विभिन्नता है डैश के संदर्भ में, किसके संदर्भ में है? तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर 62 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 62 जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। देखिएगा को रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त में मिले। पानी मुफ्त में मिले। 1 और 2 में कौन सा सही है? तो यहाँ 1 सही है लेकिन 2 गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुने। भोपाल गैस त्रासदी के विषय में सही कथन आपको चुनना है। तो देखिएगा ये 1980 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज माना जाता था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 सुल्तानाज ड्रीम्स की लेखिका कौन है? तो सुल्ताना ड्रीम के लेखिका रुकैया हुसैन है। कौन है? रुकैया हुसैन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर मैच द फॉलोइंग है। शब्दों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है आपको। एक तरफ शब्द है और दूसरे तरफ अर्थ दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 में शब्द और अर्थ है। आइए रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का हो जाएगा एक मान्यता की विशेष समूह के लोग के पास कुछ अचर लक्षण होते ही हैं। ये रूढ़िवादिता है पहला का। दूसरा भेदभाव जब लोग एक साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं लिया जाता या नहीं करते हैं तो ये हो गया भेदभाव। उल्लंघन जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है तो ये हो गया उल्लंघन। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनः विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रीट या याचिका दाखिल कर सकता है? रीट या याचिका दाखिल कर सकता है तो मौलिक अधिकार के मामले में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 67 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? मौलिक दायित्व के अंदर वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, हर आम चुनाव में वोट देना, अभिभावकों को छोटे बच्चों का विद्यालय भेजना। तो मौलिक अधिकार के दायित्व के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? तो इसमें से मौलिक अधिकार दायित्व के अंतर्गत वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना और अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। सही उत्तर ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 सही उत्तर। 1 4 कहाँ है? तो ऑप्शन सी में। सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर 68 मेरा क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिकों को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों व अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना व
वकील रखने में असमर्थ है, तो उसे वकील प्रदान किया जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये है अनुच्छेद 39A में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 39A में। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों में संस्कृति डैश इन समूहों की संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जाए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, भारत सरकार कई उपाय करती है, यानी विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि हंसियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करवाना। कथन बी, यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि वे समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करे और उन्हें मान्यता दे। तो कौन सा सही है? कथन ए और कथन बी, दोनों कथनों में से आपका एक सही है और एक गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही है और बी आपका गलत हो गया। तो कहाँ है? तो ऑप्शन सी में। ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था? जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदाय के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत करना चाहिए। सही विकल्प आपको चुनना है। तो आपका ए और बी सही है। तो ए बी कहाँ है? तो ऑप्शन ए में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है क्योंकि यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो उपेक्षित और अनसुनी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ए, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहिए। ये गलत है। उठाना क्यों नहीं चाहिए? उठाना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है ए सही है लेकिन बी आपका गलत है, क्योंकि मुद्दा उठाना चाहिए पर संवेदनशील मुद्दा को एक सही तरीके से उठाना चाहिए जिससे किसी को आहत न हो। तो आपका सी नंबर सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जलवायु परिवर्तन को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ये होगा सबसे अच्छा तरीका केस या वृत्त अध्ययन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? विद्यार्थियों को समस्या समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने में मदद करना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर
77 क्वेश्चन मेरा कह रहा है रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की डैश भूमिका है। रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की किस प्रकार की भूमिका है? तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, संकल्पनाओं की समझ यानी बोध को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। दूसरा, संकल्पनाओं समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। 1 और 2 इन दोनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो दोनों में से मेरा सही जो है 1 और 2 दोनों सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन सा वैध कथन यानी कौन सा सही है? तो ये दोनों जो है मेरा लिए सही है। 1 और 2 दोनों। तो कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 79 लिंग बोध यानी जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा? श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा होगा? तो लड़कियों जोर से हंसती है, ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। लड़कियां जोर से हंसती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रूढ़िबद्धता धारणा को चुनौती देने वाली ये सबसे सटीक और सबसे इस ऑप्शन में सबसे असरदार है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं? आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका मौर्य वंश के पतन के कारण के क्या कारण थे? कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम क्या थे? कि किर्थर और सुलेमान वन किन देशों में स्थित है? इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध थे? इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 2 3 सही विकल्प चुनना है। तो 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 81 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है प्रेक्षण का सिद्धांत। प्रेक्षण का सिद्धांत। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा नीचे कर लिए। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री स्थानीय विषय वस्तु को समाविष्ट करती है वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती है। कथन बी विभिन्न क्षेत्रों या भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूह से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को जगह मिलती है। स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को जगह मिलती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ ए और बी दोनों का दोनों सही है। सही विकल्प में ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 83 क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ने और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथ्यपरक यानी थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। कारण कथ्यपरक यानी थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों को सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है। तो ये सही क्या है? ए और आर आपका दोनों सही है। दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। 84 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। पुस्तक को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ भी जुड़ने में सहायता करते हैं जिसका उन्हें अनुभव भी न किया हो। वे स्पष्ट है अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे आसानी से पाठ्यपुस्तकों में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं। सही उत्तर आपका केवल दूसरा और तीसरा है। 2 और 3 सही। तो 2 3 कहाँ है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 85 क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। छात्र स्वतंत्र सोच तथा कार्य प्रणाली विकसित करते हैं। यह छात्रों की पठन शैल कौशल को विकसित करता है। यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2 3 और 4। 2 3 4 हमारा सही है। 2 3 4 कहाँ है तो ऑप्शन डी में। डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2 3 4। 86 क्वेश्चन पे आइए हम लोग चलते हैं 86 में। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रत्ययी अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं। संप्रत्ययी अवधारणात्मक आकलन का समझ करते हैं। संसाधन क्या है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। वित्त कमीशन क्या है। राज्य वित्त कमीशन के मुख्य प्रकारों पर चर्चा कीजिए। वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था। ऑप्शन चौथा। सार्वभौमिकता की प्राकृतिक एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 1 3 और 4 सही उत्तर होगा 1 3 और 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित में कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना। अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना। बारंबार कलम पेन कागज पेपर परीक्षणों का आयोजन करना। परियोजनाओं और जांच आधारित विधियों में सहायता करना। तो इनमें से कौन सा सही है आपका तो सही उत्तर आपका होगा 1 2 और 4। 1 2 और 4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों पर विकास करना। विद्यार्थियों की समयनिष्ठा। बच्चों का सर्वांगीण विकास। अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। सही उत्तर हो जाएगा मेरा 1 3 4। 1 3 और 4। ऑप्शन डी डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मापन करता है। निष्कर्ष निकालना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। विद्यार्थी पत्राधान यानी पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः डैश आंकने के लिए होता है। डैश आंकने के लिए होता है। विद्यार्थियों के साल भर के महत्वपूर्ण योगदान को उसकी अधिगम के भाग की तरह एक विशेष सत्र का विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों का संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्योत्तर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को तो पूछ रहा है कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होगा आपका 1 2 3 तीनों सही होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1 2 और 3 तीनों का तीनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया।
मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 90 क्वेश्चन दिया है। आप अपना फीडबैक जो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कुछ भी कोई ओपिनियन देना हो या कोई और प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपको कोई ओपिनियन देना, तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या कीजिए, हमारे चैनल में बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।